नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये वीडियो डेडिकेट है जिनका एग्ज़ाम 1 अप्रैल से लेके 8 अप्रैल आरआरबी एनटीपीसी प्री का होने वाला है, जो 6 और मे बी 7th फेज़ में कंडक्ट हो। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिनका एग्ज़ाम आने वाला है। तो यहाँ पे मैं अपनी कुछ पर्सनल स्ट्रेटजी और पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहूँगा। जब मैं 2016, 17, 18 के दरमियान तैयारी करता था तो उस टाइम मैं क्या सोचता था, जब मेरा एग्ज़ाम आता था तो उसके पहले मेरी क्या हालत होती थी, एग्ज़ाम के बीच में मेरी क्या हालत होती थी, या फिर एग्ज़ाम देने के बाद जब मैं निकलता था तो उस टाइम मैं क्या सोचता था। इन सारे विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। और इसमें मेरा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं आपको डायरेक्ट अपने कॉपी पे ले जाऊँगा अभी कुछ देर में, और वहाँ पे मैं दिखाऊँगा कि मैं कैसे कैसे चीज़ों को लिखता था और क्या मेरी जर्नी होती थी और किस तरह से लोगों की जर्नी होती है जो लोग तैयारी करते हैं, अच्छे लेवल पे तैयारी करते हैं, जो डेडिकेटेड होते हैं। तो इन सारे विषयों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो 5th और 6th अभी मतलब जिनका एग्ज़ाम बाकी है एनटीपीसी प्री वालों का, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज से अभी से इस चीज़ को अमल में लाना अभी शुरू कर दीजिएगा, ये वीडियो सेशन देखने के बाद में। देखो, अभी आप तैयारी कर रहे होगे, आपके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा होगा, तो जो चल रहा है उस चीज़ को कैसे पकड़ना है और कैसे आने वाले एग्ज़ाम में उस चीज़ को भी सोचना है, वो चीज़ें आपको पकड़ के रखनी है, ताकि फिर दोबारा शायद कुछ मिस्टेक्स अगर आप प्रेजेंट टाइम में कर रहे हो तो आने वाले 1 साल के एग्ज़ाम में फिर वो दोबारा गलतियाँ आप ना करो। तो इन सारी चीज़ों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ऐसा नहीं होता है कि आप बस पढ़ते जाओ, हार्ड वर्क करते जाओ, सुबह से लेकर शाम तक आप पढ़ रहे हो। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि आप बस हार्ड वर्क करो। जैसे आपको पता है कि रिक्शा चलाने वाला भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, उससे ज़्यादा हार्ड वर्क तो आई थिंक कोई और नहीं करता होगा। हालांकि करने वाले तो बहुत करते होंगे, जैसे कोई ईंटा ढो रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, तो क्या वो हार्ड वर्क नहीं है? क्या वो भी हार्ड वर्क ही है। लेकिन एक होता है स्मार्ट वर्क। अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप छोटी छोटी बारीक चीज़ों को छोड़ दे रहे हो, ठीक है, आप उनसे कुछ सीख नहीं रहे हो, शायद वो चीज़ें आपको कुछ सिखा दें आने वाले एग्ज़ाम में फिर से, लेकिन अगर आप उन चीज़ों को स्किप कर रहे हो आज के टाइम में, प्रेजेंट के टाइम में, तो शायद 1 साल के बाद में फिर से अगर कोई एग्ज़ाम होगा तो आप फिर से वही गलती दोहराओ जो आपने इस साल दोहराई थी। ठीक है, तो इन सारे विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। रिक्वेस्ट है फिर से आप लोगों से, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हो फिर जल्दबाजी में फिर से कोई कॉल आ गई, कुछ काम पड़ गया, तो आप लोग वीडियो को स्किप करके बाद में देखेंगे, ऐसा करके चले जाते हो, फिर बाद में शायद यूट्यूब आपको वो वीडियो सजेस्ट ना करे। ठीक है, क्योंकि चैनल अभी नया है। तो अभी मैं आपको अपनी कॉपी पे ले जाऊंगा और दिखाऊंगा कि मैं क्या क्या लिखता था एग्ज़ाम के पहले, एग्ज़ाम के बाद और एग्ज़ाम के बीच में मेरे ऊपर कितना प्रेशर होता था, और एक कैंडिडेट के ऊपर कितना प्रेशर होता है जो सीरियस होते हैं ऐसे कैंडिडेट्स के ऊपर। तो आप मेरे से रिलेटेड कुछ चीज़ें अगर आपको अच्छी लग रही हो तो आप उसे ज़रूर कॉपी कीजिएगा और अमल में लाने की कोशिश कीजिएगा। आते हैं अपनी कॉपी पे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको रिकमेंड करना चाहूँगा। जैसा कि मैंने अभी तक जो वीडियो अपलोड किए हैं उसमें से ये जो वीडियो रिकमेंड में मैंने यहाँ पे डाल रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आरआरसी कट ऑफ मैंने वीडियो डाला था। इस पर अभी तक लगभग 8000 हो चुके हैं। इस पर मैंने यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, यहाँ पे 8000 प्लस वॉच हो चुके हैं। इस कट ऑफ डिस्कशन को मैंने बहुत बारीकी से एनालिसिस करके और प्रीवियस ईयर कट ऑफ को देखते हुए सबका एवरेज फाइंड करके जनरल, ओबीसी, SC ST को कैटेगराइज करके यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन किया है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने ये आरआरसी कट ऑफ डिस्कशन का वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। इसके बाद में मैंने एक वीडियो डाला था, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टेबल। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टाइम टेबल, जो 24 आवर अपने रूम पे रहते हैं, यहाँ पे 24 आवर जो अपने रूम पे रहते हैं उन अभ्यर्थियों के लिए ये टाइम टेबल है। तो अगर आप भी रूम पे रहते हैं और रूम पे रह के तैयारी कर रहे हैं घर से बाहर, तो आप इस टाइम टेबल को ज़रूर वॉच कीजिए। यहाँ पे मैंने बहुत प्रैक्टिकली चीज़ों को समझाया है जो आप कर सकते हो, जो आप करते हो एक्चुअल में, मैंने उन सब चीज़ों को यहाँ पर उठाया है। ऐसे नहीं कि मैंने सारी चीज़ें हवा में बना दी हैं। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, हाउ टू स्टडी जीएस सभी लोग पढ़ते हैं, सबको भूल जाता है कैसे, और सभी लोग परेशान होते हैं और बाद में जब एग्ज़ाम देके निकलते हैं तो यही बोलते हैं कि सर मेरा जीएस का पेपर सही नहीं हुआ। देखो, इसको देखने के बाद में मैं गारंटी तो नहीं ले रहा हूँ कि आपका जीएस का पेपर सही हो जाएगा, लेकिन आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, आपका बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, फिर आप आएंगे ये आरआरसी ग्रुप डी मैथ्स रणनीति। अभी आज 25 मार्च को ये वीडियो मैंने अपडेट किया है। तो ग्रुप डी मैथ्स रणनीति आप इसको ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। इसको विजिट करने के बाद में आपको मैं बूस्ट नहीं करा दूंगा कि आप 25 मार्क्स ले आओगे, लेकिन हाँ इतना मैं श्योर करता हूँ कि आपको 12 नंबर
10 से 12 नंबर आरआरबी ग्रुप डी में जहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं उस चीज़ को मैंने यहाँ पे कंफर्म करने की कोशिश की है, क्योंकि 100% तो कोई कंफर्म नहीं बता सकता कि पेपर क्या आएगा, लेकिन 10 से 12 नंबर जो रिपीटेड क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं, जो आरआरबी का फेवरेट क्वेश्चन पैटर्न है, वो मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया है। इसके अलावा मैंने, अगर आपके मार्क टेस्ट में कम नंबर आते हैं, आपके अगर आप कोई एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हो, ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो, किसी भी तरह से अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं, आपकी स्पीड कम जा रही है, या फिर अदर टाइम जैसे टाइम फैक्टर हो गया कि आप कब पढ़ रहे हो, अन्य चीज़ों पे, मतलब मैथ्स रिलेटेड मैंने बारीक से बारीक चीज़ों को यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। तो आप इन 3-4 वीडियो को जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, आप इसे ज़रूर विजिट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप की वीडियोस और आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटेड वीडियोस और उस पर रणनीतियाँ हम आने वाले टाइम में बनाते रहेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है रैंक लाने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए। तो आते हैं अपने कॉपी पे। तो दोस्तों, ये मेरा पर्सनल डेटा है और यहाँ पे मैं स्टार्ट करना चाहूँगा चीज़ों आपको समझाना कि कैसे कैसे क्या होता है, जो मैं समझाना चाहता हूँ आपको। ये देखिए, मैं यहाँ पे बैंकिंग की तैयारी को लेके और चीज़ों को बताऊँगा, क्योंकि आरआरबी या फिर अदर एग्ज़ाम्स को मैंने उतने अच्छे से डिटेल कवर नहीं किया है जितना अच्छा मैंने बैंक को किया है, क्योंकि बैंक में गलतियाँ बहुत सारी होती हैं, तो उसको हमें लिखना होता है। जैसे यहाँ पे देखो आरआरबी, अब यहाँ पे मैंने अपने कोड लैंग्वेज में लिखा है, मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत पुराना डेटा है ये, तो ये मैंने कुछ सेट कर रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ें होती थी। आगे बढ़ते हैं, ये मुझे याद नहीं है चीज़ें। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे रीजनिंग प्लान एंड सिलेबस। रीजनिंग प्लान एंड सिलेबस में मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे लिख रखी हैं, कैसे कैसे मुझे पढ़ाई करनी है मेन एग्ज़ाम के लिए, या फिर जो भी था इंडिविजुअल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मेन में क्या पूछता है, या फिर बंच टाइप क्वेश्चन, इस टाइप से मेरा कुछ होता था। मुझे अभी तो बिल्कुल याद नहीं है। यहाँ पे देखो डेली प्रैक्टिस करनी है, इस चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है पर डे से, लॉग्स, इनइक्वालिटी, डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल एंड क्रिटिकल रीजनिंग। आगे आते हैं, आगे बहुत सारी चीज़ें आपको बताने के लिए। फिर आप ये देखो डिटेल में मैंने कैसे कैसे चीज़ों को कवर रखा है। एक्सपीरियंस ऑफ आरआरबी पीओ 2017, ये क्या लिखा हुआ है, रीड बिफोर एग्ज़ाम, ये सारी चीज़ें मैंने कुछ लिख रखी हैं। देखो मैं कैसे कैसे चीज़ों को कवर करता था और कितनी छोटी छोटी बारीक चीज़ों को भी मैंने कॉपी पे लिख रखा है। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन पेपर कॉपी ऑफ महिंद्रा के एसटी देते थे। जो क्वेश्चन एसटी में लगता है ट्रिकी, जो क्वेश्चन एसटी में लगता है ट्रिकी है, सिंपल अप्रॉक्स में, वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। जो भी लिखा हुआ है सिस्टम अटेंडमेंट बिल्कुल घटिया। आई थिंक जहाँ पे मैंने एग्ज़ाम दिया था वो सिस्टम सही नहीं था। इन्वायरमेंट हॉट, इन्वायरमेंट गर्मी बहुत ज़्यादा थी, प्रेशर से पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा था, यानी कि गर्मी का टाइम था और वहाँ पे कुछ अच्छा माहौल नहीं रहा होगा। क्वेश्चन का फॉर्मेट महिंद्रा एसटी से थोड़ा सा डिफरेंट, क्लिक एंड सिस्टम जो भी था उसको मैंने यहाँ पे लिख रखा है। पहले 40 क्वेश्चन मैथ का, फिर सेपरेट क्वेश्चन रीजनिंग, ऐसे ऐसे कुछ था। यहाँ पे देखो मेन थिंग क्या है, टाइम देखा ही नहीं एग्ज़ाम में, सो बी केयरफुल, टाइम के साथ चलना है। जैसे महिंद्रा, यहाँ पे मैंने लिखा है अपने आपको कि आगे के एग्ज़ाम में आपको ऐसे काम करना है। पजल बहुत ख़राब गया, आई थिंक पहले मैंने टेस्ट कर दिया होगा और बैठा नहीं होगा एक बार में, तो फिर सब बेकार हो गया। मैथ्स में बहुत मेहनत की ज़रूरत है मुझे, यहाँ पर मैंने लिख रखा है। कंक्लूजन आप देखिए, नॉट सेटिस्फाइड विद ऑनलाइन टेस्ट ऑफ पीओ, जो कि उम्मीद नहीं थी, मतलब लिखा था मैंने। ब्लिंकिंग प्रॉब्लम, जो लैपटॉप की प्रॉब्लम थी जहाँ पर मैंने एग्ज़ाम दिया था, ब्लिंकिंग प्रॉब्लम, लैपटॉप साइज़ प्रॉब्लम थी, छोटा लैपटॉप मिल गया होगा, और आप फ़ॉन्ट को छोटा बड़ा, आई थिंक ब्राइटनेस वगैरह तेज़ कम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। बहुत हार्डवर्क करने की ज़रूरत है, मैंने यहाँ पे लिखा है। सो ये मेरा आई थिंक पहला एग्ज़ाम रहा होगा, तो मैंने यहाँ पे इस चीज़ों को लिखा है। फिर आप आगे आओ, आगे देखो क्या है, क्वेश्चन अलग अलग खंड दिखते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले, एक वीक पहले मैं क्या सोचता था, फील प्रेशर टेंशन इन इंग्लिश, कट ऑफ टेंशन ओनली प्री दिखता है। अभी इस टाइम पे सिर्फ प्री दिख रहा था मेरे को, सारे एग्ज़ाम धड़ा आते हैं, मतलब बैंकिंग का एग्ज़ाम था तो सारे एग्ज़ाम फटाफट आने लगते हैं। सिंप्लीफिकेशन इक्वेशन, क्वेश्चन रिपीटेड नहीं करना है बस, कोई भी जो भी है। IBPS PO प्री का एग्ज़ाम 2017 में दिया था मैंने, थोड़ा नर्वस का माहौल था क्योंकि इससे पहले कई सारे एग्ज़ाम हो चुके थे। हाँ, 2-3 एग्ज़ाम मैंने दे दिया था इधर, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं नर्वस हो गया था। अपने आप से कमेंट किया कि IBPS क्लर्क 100% निकालना है, जो दिसंबर स्टार्ट से शुरू है। पेपर का लेवल हाई था, कट ऑफ अंडर 50 की संभावना थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आया था, जो भी है। यहाँ पे आप देखोगे तो पर्सनालिटी का इफेक्ट जो भी था, चेहरे हज़ारों थे, सब कंपटीशन में थे, सारी एक एक चीज़ें मैंने लिखी हुई, देखिए आप। फिर यहाँ पे मिसलेनियस नहीं हुआ था तो मौका नहीं मिला, बढ़त हासिल करनी है रीजनिंग मैथ्स में, रीजनिंग में फिर पजल की गलती थी 10 में कुछ, ये देखो कुछ कोड भाषा में लिखा है, सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना बहुत
ज़रूरी मैं नहीं समझता, आप बस वर्ड को सुनिए और चीज़ों को पकड़ लीजिए। तो UIIC के पेपर में आप देख लीजिए, प्रॉब्लम फेस अगेन इन इंग्लिश, पेपर इज़ वेरी इजी, फील नर्वस सो प्रेशर फील, हु इज़ नॉट रिक्वायर्ड, जो कि ज़रूरी नहीं था प्रेशर लेना, अगर प्रैक्टिस होती तो बराबर ये निकल जाता, इंग्लिश ने ख़राब कर दिया। भाई इंग्लिश मेरी बहुत वीक है, अभी भी मैं कह रहा हूँ, मैं अगर अपने वीडियोस लेक्चर में कुछ इंग्लिश आगे पीछे कर रहा हूँ, उसकी स्पेलिंग तक मुझे भूल जाती है, ठीक है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मतलब इंग्लिश में बहुत स्ट्रगल किया था। क्लर्क असिस्टेंट, यहाँ पे देखो सॉल्व प्रैक्टिस ऑन सिंप्लीफिकेशन, स्टार्ट रीजनिंग के साथ करना, ब्लिंकिंग प्रॉब्लम अगेन, एक ही चीज़ में लिखता था, बैड LCD, स्क्रॉलिंग प्रॉब्लम अगेन, फेस जो भी था, यहाँ तक कि क्वेश्चन को पढ़ने समझ के लिखने में प्रॉब्लम हुआ, जो एग्जाम के प्रेशर के लिए नहीं, जो एग्जाम के पहले नहीं होना चाहिए, जो एग्जाम के प्रैक्टिस में नहीं होता था। जैसे जब प्रैक्टिस करते थे महिंद्रा वगैरह का तो वहाँ पे ये चीज़ें नहीं आती थी दिक्कत, लेकिन एग्ज़ाम में मेरे साथ में अक्सर ये दिक्कत आ जाया करता था कि मेरा LCD या फिर कुछ भी ऐसा होता था मेरे साथ कि वो चीज़ें ख़राब निकल जाती थी। एग्ज़ाम के एक दिन पहले बस पज़ल और यहाँ पे कुछ लिखा है मैंने, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये चीज़ें मैंने बता दी। आगे आते हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आपको सारी की सारी चीज़ें ऐसे ही अपनी कॉपी पे लिख लेनी है। जैसे अगर आप तैयारी कर रहे हो NTPC का, प्री का, और आपका एग्ज़ाम 1 से लेके 10 के बीच में है, 8 के बीच में है, तो आज से अभी से आपको कुछ ना कुछ एक इमोशन आ रहा होगा अपने एग्ज़ाम को लेके, अपने हार्डवर्क को लेके कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप अपनी कॉपी खोलिए और उन सारे कन्फ्यूज़न को, उन सारे इमोशंस को, उन सारी प्रॉब्लम्स को अपनी कॉपी पे पॉइंट लिखते जाइए, ठीक है। तो ये क्या होगा कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में, जैसे आप फिर ग्रुप D का एग्ज़ाम दोगे, तो आप क्या करोगे, फिर से आके अपना जो आपने गलती की थी, जो एक हफ़्ते पहले 10 दिन पहले आपने जो गलती की थी, वो गलती शायद फिर ग्रुप D के एग्ज़ाम में ना दोहराओ, या फिर आने वाले जो NTPC का मेन एग्ज़ाम है उसमें ना दोहराओ। तो इन सारी चीज़ों को आप फिर से एक बार पॉइंट देख लोगे। फिर आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे, एग्ज़ाम के बीच में भी आप बहुत सारी चीज़ों से गुजरते हो, बहुत सारी चीज़ें आप सोचते हो उस टाइम के बीच में, गलतियां करते हो, क्या आपको पहले नहीं करना चाहिए था, क्या आपको बाद में करना चाहिए था, आपकी एक्यूरेसी को लेके आप डाउट होते हो, कौन सा ऑप्शन क्लिक करें, कौन सा ऑप्शन छोड़ें, आपने 50-50 में मतलब रिस्क लिया है, या फिर चारों ऑप्शन नहीं आता था वहाँ पे रिस्क लिया है। तो इन सारी चीज़ों को, GS में क्या था, साइंस में क्या था, मैथ में क्या था, रीजनिंग में क्या था, एक एक चीज़ आके एग्ज़ाम देने के बाद में आओ, अपनी कॉपी खोलो और 1 घंटे लगातार सोचो कि आपने एग्ज़ाम के पहले वहाँ पे खड़े होकर क्या किया, एग्ज़ाम देते टाइम आपने क्या किया, एग्ज़ाम जब आप दे के निकल रहे हो तो उस 1 घंटे के बीच में आपने क्या सोचा। ये सारी की सारी चीज़ें आप अपनी कॉपी पे लिखो, ताकि फिर जब कोई एग्ज़ाम आपके सामने आए तो वो सारी गलतियाँ, वो सारी मिस्टेक्स आप दोबारा ना दोहराओ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अगर आप दोबारा गलती करना नहीं चाहते हो। अभी मैं आता हूँ अपने नेक्स्ट पेज पे, वहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, बिफोर एग्ज़ाम प्लान। अभी यहाँ पे भी देखो कुछ ना कुछ आपको ऐसे मिलने वाला है। ST रोज़ देना है, जो लिखा था सब वही सीरियसली हो रहा है, ठीक है। और सो कमांड ज़्यादा नहीं करना है, पता नहीं क्या। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्ज़ाम के 1 हफ़्ता पहले ऑनलाइन स्टडी बंद कर देनी है। जैसे क्या होता है, 1 हफ़्ता होता नहीं है, 1 हफ़्ता जब एग्ज़ाम बाकी है तो लोग GS पढ़ने लगते हैं, खटाखट GS पढ़ रहे हैं, लगातार GS पढ़ रहे हैं, इतना ज़्यादा GS पे फोकस करते हैं, जो कि बेवकूफ़ी है। मैं सच बता रहा हूँ, GS पे इतना ज़्यादा फोकस करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। इंटरेस्टिंग लगता है इसलिए आपको अच्छा लगता है, समझे कि नहीं समझे आप। इंटरेस्टिंग लगता है इसलिए आपको अच्छा लगता है, अदरवाइज सारा का सारा कहानी मैथ, रीजनिंग और अदर सब्जेक्ट्स डिफाइन करते हैं। GS तो हमेशा कुछ ना कुछ 50%, कभी कभी 40%, कभी 70, मतलब कुछ कंफर्म नहीं है। तो आपको अच्छा लगता है इसलिए आप GS पढ़ना चाहते हो, आपके अंदर उत्सुकता है चीज़ों को जानने की, बुरी बात नहीं है, लेकिन समय देख कर करना चाहिए सारी चीज़ें। तो एग्ज़ाम के पहले ऑनलाइन स्टडी बंद कर देनी है, बस लैपटॉप फ्रेंडली और टेस्ट फ्रेंडली बनना है, विदाउट कट ऑफ की टेंशन लिए। कट ऑफ की टेंशन नहीं लेनी, जैसा कि आप लोग टेंशन ले रहे होगे भी, कट ऑफ की टेंशन नहीं लेनी है, हार्ड वर्क करना है बस अपने। मेन फ्री निकल गया था मेरा, तो मैंने मेन की एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दी थी जनवरी से ही। इससे भागना, नोट बनाना बहुत ज़रूरी है, इससे भागना सही नहीं है, नोट बनाना बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर प्लस बैंकिंग का नोट्स मेरे पास नहीं था, तो मैंने कहा इनका भी नोट्स बना लेना, ठीक है। इंग्लिश फिर से आप इंग्लिश कुछ ना कुछ लोचा किया होगा। जब एग्ज़ाम आया और मार्क काउंट करने बैठा तो मैंने इंग्लिश में 10 मार्क काउंट किया, वो भी डाउटफुल। मतलब यार इंग्लिश ने भाई साहब परेशान करके रख दिया था, वोकैब वगैरह बहुत टेंशन देता था मुझे सच में। यहाँ पे देखो रीजनिंग सही है, मिसलेनियस पार्ट पर फोकस करने की ज़रूरत है 2018 बाकी कोई दिक्कत नहीं है, मिसलेनियस में कुछ नहीं आता, बस MTS। अब इसी बीच में MTS IB VIIC का भी एग्ज़ाम था, जो भी था आप देख सकते हो। यहाँ पे GK पर फोकस करना है, क्योंकि उस टाइम पे RRB का भी ग्रुप D वगैरह का भी एग्ज़ाम आ रहा था।
तो शायद मैंने अच्छे से सारी चीज़ों को कवर किया है, आप समझ रहे होंगे। और यहाँ पे आओ, देखो कुछ फिर से मैंने स्ट्रेटजी बनाई है, प्रैक्टिस सेक्शन फॉर रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस सेक्शन में बना रखा है। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो ये प्लेस मैंने हाइड कर रखा है क्योंकि कुछ पर्सनल चीज़ें होती हैं। फाइनली 2018 SBI क्लर्क एक दिन के पहले, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस चीज़ को हाइड कर दिया है, आप समझ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे होगे कैसे कैसे मैंने चीज़ों को लिखा है। आप भी ऐसे ही चीज़ों को लिखिए और पढ़िए, मेहनत करिए। कुछ गलती हो रही है उसको लिखिए। कभी कभी पढ़ाई नहीं किए तो कभी कभी खाना भी मत खाइए। अगर पढ़ाई नहीं करते हैं तो मैं तो ये करता था, जिस दिन पढ़ाई नहीं होती थी मेरा दिमाग ख़राब हो जाता था, उस दिन खाना ही नहीं हम नहीं खाते थे। सोचते थे कि अपने आप को दंड देना है। जैसा कि मैंने अभी आपको देखा होगा, मैथ का जो टाइटल मैंने लिखा हुआ है, साम दाम दंड भेद, ठीक है। तो ये दाम का मतलब आपको ST वगैरह में इन्वेस्ट करना है, प्रैक्टिस सेट वगैरह में। दंड का मतलब पढ़ाई नहीं किए हो तो कभी कभी खाना भी मत खाओ, हफ्ते में 1 दिन मत खाओ खाना, दंड दो अपने आप को, ठीक है। कुछ दौड़ो धूपो, कुछ भी करो, एक्सरसाइज करने लगो, इतना प्रैक्टिस करो, इतना हम मेहनत करो कि आपको लगे कि शायद भाई जब खाना नहीं खाओगे तो क्या हमेशा खाना नहीं खाओगे, तो नेक्स्ट टाइम पर ऑब्वियस ही बात है पढ़ने बैठ जाओगे, ठीक है। तो ऐसे करो, दंड भी दो, भेद। अब चीज़ों को डिटेल में बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं लेक्चर देना स्टार्ट करता हूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो ये सारी चीज़ें मुझे बतानी थी आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा मैंने बहुत डिटेल में बहुत सारी पर्सनल चीज़ें मैंने अपनी शेयर की यहाँ पे, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, और ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट्स आने वाले टाइम में बराबर मिलते रहें। थैंक यू।